आइए आज हम समझते हैं भाग 4 के बारे में, यानी कि राज्य के नीति निर्देशन तत्व के बारे में। यह पॉलिटी का चौथा वीडियो है एंड हम लोगों ने पॉलिटी के 3 वीडियो देख लिया है एंड उस वीडियो में हम लोगों ने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बारे में चर्चा कर लिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। एंड इस वाली वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है भाग 4 के बारे में। अगर आप लोगों ने पिछली 3 वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, तब पर भी आप लोग को समझ में आएगी, क्योंकि हर जो अनुच्छेद है वो पिछले अनुच्छेद से अलग है ना, तो आप लोग को समझ में आएगी। एंड इस वाली वीडियो को देखने के बाद आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करें राज्य के नीति निर्देशन तत्व के बारे में तो यह भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशन तत्व की चर्चा है। जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस टाइम पे देश में कुछ ऐसी दिक्कतें थी जो कि उस टाइम पे पूरी करनी पॉसिबल नहीं थी। इसलिए जो भी हमारे संविधान के बनते वक्त या फिर देश के आज़ाद होते वक्त पॉसिबल नहीं थी, उस सारे टॉपिक्स को, उस सारे क्रियाकलापों को भाग 4 में डाल दिया गया और यह कहा गया कि अगर कोई भी राज्य, भाग 4 में जो भी लिखा गया है, अगर वह कोई भी राज्य अपने राज्य के निवासियों को नहीं दे रहा है या फिर उस भाग 4 में लिखे गए जितने भी प्रावधान हैं, अगर इन सभी प्रावधानों को राज्य अपने निवासियों को नहीं दे रहा है तो इसमें उस राज्य के निवासी उस राज्य पे केस नहीं कर सकते हैं। ये भाग 4 के नीति निर्देशन में कहा गया है। यानी कि भाग 4 में वे सभी बातें लिखी गई हैं जो कि आप लोगों को एक राज्य सरकार देती है। अगर आप लोगों को राज्य सरकार सपोज वृद्धा पेंशन नहीं दे रही है, विकलांग पेंशन नहीं दे रही है, या फिर आपको सहकारिता नहीं दे रही है ना, समूह बनाने नहीं दे रही है, तो आप उस पर केस नहीं कर सकते हैं राज्य सरकार पे। क्यों? क्योंकि भाग 4 में लिख दिया गया है कि अगर जो भी टॉपिक्स, जो भी क्रियाकलाप भाग 4 में लिखा गया है उसको लेकर के आप कभी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या फिर राज्य सरकार पे आप आपत्ति नहीं जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि यह राज्य की स्थिति को देखते हुए बनाया गया था उस टाइम पे। तो भाग 4 में कहा गया है कि नीति निर्देशन तत्व, यानी कि राज्य जो चलेगा वह नीति निर्देशन तत्व पे चलेगा और जो राज्य इसको पूरा नहीं कर सकता है आप उस पर केस नहीं कर सकते। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक की चर्चा की गई है एंड हम लोगों ने अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जान लिया है। ठीक है, अब आप लोग कमेंट में जल्दी बताइए कि अनुच्छेद 35 में क्या कहा गया है। अब देखिए, राज्य के नीति निर्देशन तत्व को हम लोगों ने, यानी कि हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे उन लोगों ने आयरलैंड से लिया है। तो नीति निर्देशन तत्व को आयरलैंड से लिया गया है और आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। कहाँ है? डबलिन है। ठीक है, और आयरलैंड ने इसको स्पेन से लिया है। तो ये क्वेश्चन आप लोग नहीं करने, बस आप लोगों को इतना समझना है कि हम लोगों ने इस नीति निर्देशन तत्व को आयरलैंड से लिया है। यानी कि भाग 4 में जितने भी कथन कहे गए हैं, यानी कि नीति निर्देशन तत्व को आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशन तत्व को एक व्यक्ति थे केटी शाह और इन्होंने एक शब्द बोला था कि राज्य के नीति निर्देशन तत्व में जो भी बातें कही गई हैं यह उस चेक के समान है जिसको बैंक अपनी इच्छा अनुसार भुगतान करती है। यानी कि उस पैसे के समान है जिसको आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार खर्च करते हैं। सपोज आप एक राज्य हैं तो आपके पास बहुत सारा पैसा है और वो पैसा भाग 4 में दिया गया है, तो आप उस पैसे को वहां पे खर्च कीजिएगा जहां पे आपका मन करेगा। तो वैसे ही राज्य है कि राज्य इसमें लिखी गई बातों को देगा कि नहीं देगा, ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि नीति निर्देशन तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा, नीति निर्देशन तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। ठीक है, नीति निर्देशन तत्व को संविधान का आदर्श भी कहा जाता है और अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यानी कि अगर कोई राज्य आप लोगों को इसमें लिखी गई बातों को नहीं दे रहा है, जैसे वृद्धा पेंशन नहीं दे रहा है, विकलांग पेंशन नहीं दे रहा है, विधवा पेंशन नहीं दे रहा है, किसान के लिए पैसे नहीं दे रहा है जो कि राज्य से संबंधित है, तो उसके लिए आप इसको लेकर के न्यायालय में नहीं जाएंगे। यह पहले ही अनुच्छेद 36 यानी कि 37 में लिख दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि, यानी कि सरकार जो है वो जनता की कल्याण करेगी। जैसे राशन कार्ड वगैरह अगर आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप सरकार पे केस नहीं कर सकते, नहीं तो फिर आप पे केस हो जाएगा। क्योंकि 4 में ही सबसे पहले भाग 37 में लिख दिया गया है कि आप केस करने जाएंगे आपको भगा दिया जाएगा।
कि आप केस किस बेस पे करेंगे जब पहले से कोई नियम नहीं बना हुआ है। पहले से नियम बना दिया गया है कि आप केस कर ही नहीं सकते, तो कैसे पॉसिबल है? यहाँ पॉसिबल नहीं है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि समान काम के लिए समान वेतन, यानी कि एक काम महिला कर रही है वही काम एक पुरुष कर रहा है, सपोज मजदूरी हो गया, तो 8 घंटे का काम वही सेम काम वही सेम समय उसी काम के लिए महिला दे रही है और उसी काम के लिए पुरुष भी दे रहे हैं, तो आपको समान वेतन देने हैं। जैसे 8 घंटे कोई महिला काम कर रही है, 8 घंटे कोई पुरुष काम कर रहा है, तो दोनों का वेतन, अगर पुरुष का वेतन 500 रुपये है तो महिला का वेतन 500 रुपये होना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई 500 रुपये नहीं दे रहा है, महिलाओं को 300 रुपये ही मिल रहे हैं, तो आप उस पर केस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 37 में ही पहले से लिख दिया गया है कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना तो चाहिए, लेकिन यह डिपेंड करता है उस राज्य की स्थिति को देखते हुए। अगर राज्य की स्थिति बहुत बढ़िया है फिर भी नहीं दे रहा है तो राज्य की गलती है, लेकिन वो केस नहीं माना जाएगा। वह केस आपका कोर्ट स्वीकार ही नहीं करेगा, क्योंकि पहले ही लिख दिया गया है भैया 37 में कि आप कोर्ट में केस कैसे कीजिएगा, यह न्यायालय द्वारा वाद योग्य नहीं है, आप इस पर बात विमर्श कर ही नहीं सकते हैं। अनुच्छेद 37 में लिख दिया गया है। और अनुच्छेद 39 कहता है कि समान काम के लिए समान वेतन दीजिए। कोई नहीं दे रहा है तो अब उसके ना, हाँ, आप हक के लिए लड़ सकते हैं लेकिन आप केस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 39 कहा है कि आपको एक निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में केस किए हैं तो सुप्रीम कोर्ट का फर्ज बनता है कि आपको ना एक कानूनी सहायता दे। चाहे आप हाई कोर्ट में केस किए हैं और हाई कोर्ट का भी फर्ज बनता है कि वो आपको फ्री में एक वकील दे, लेकिन एक वकील आपको नहीं दे रहा तो आप उस पर केस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की भी मजबूरी है कि वकील अपना फीस लेगा, ये लेगा, वो लेगा, तो हो सकता है कि वकील बिजी हो, इसलिए आप वकील को नहीं ले सकते हैं फ्री में। यह अनुच्छेद 39 के क में कहा गया है कि आप ले सकते हैं, लेकिन राज्य आपको देगा कि नहीं देगा यह राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपको वे सारी सुविधाएं मिलेंगी जो इसमें लिखी गई हैं, लेकिन कब? राज्य का मन करेगा तब, इतना ध्यान रखिए। इस निःशुल्क कानूनी सहायता को 42वां संविधान संशोधन 1976 में लाया गया था। और याद कीजिए आप लोग, 42वां संविधान संशोधन 1976 आप लोगों को अगर याद होगा तो 1976 में ही राज्य सूची की 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाल दिया गया था, जिसके तहत शिक्षा, जो पढ़ा लिखा होगा वो जनसंख्या को नियंत्रित करेगा, जो पढ़ा लिखा होगा वो जंगलों के जीवों को बचाएगा, जो पढ़ा लिखा होगा वो अच्छे तरीके से न्याय कर सकता है, और जो पढ़ा लिखा होगा वो मापतौल कर सकता है। यानी कि मापतौल, जनसंख्या, जंगलों की रक्षा, जंगली जीवों की रक्षा, जनसंख्या, शिक्षा, इन 5 चीज़ों को 42वें संविधान संशोधन से 1976 के द्वारा राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया कि ये दोनों का यहाँ पे ये इस पे रोक लगाने का अधिकार है। तो आप लोगों को अनुच्छेद 39 तक समझ में आ गए होंगे। एंड अनुच्छेद 40 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का बारे में ना चर्चा किया गया है। अगर आप लोगों को याद होगा अनुसूची 10, तो अनुसूची 10 में 52वां संविधान संशोधन 51-52 वाला ना 50 के 2 बार, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत ग्राम पंचायत को लाया गया था यहाँ पे। और सबसे पहले ग्राम पंचायत को अपनाने वाला राज्य था राजस्थान, उसमें राजस्थान के नलौर में उसको अपनाया गया था, ठीक है। तो ग्राम पंचायत का जिक्र किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 10। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा। तो और अनुसूची 10 में इसके बारे में और अनुसूची 40 में, यानी कि अनुच्छेद 40 में इसके बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में। अनुसूची अगर हम अनुच्छेद 41 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि यहाँ पे कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, यानी कि सरकार आपको कुछ दशाओं में सरकारी सहायता दे सकती है। जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया ना, विकलांग पेंशन हो गया। अगर आपको राज्य सरकार दे रही है तो ठीक है, नहीं दे रही है तो फिर आप उस पर केस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप पे केस होगा। किस लिए? अनुच्छेद 37 को लेकर के पहले ही कहा दिया गया भैया कि आपको राज्य सरकार कैसे देगी, नहीं दे सकती है ना वहाँ पे, क्योंकि वो राज्य के ऊपर डिपेंड है। राज्य का मन करेगा तो देगा, नहीं तो फिर नहीं देगा। जैसे लड़कियों के लिए साइकिल पहले व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब आ चुकी है, देने का प्रावधान अब आ गया है। वो हर राज्य सोचता है कि लड़कियों को आगे बढ़ाएं, तो वहाँ पे उन लोगों को थोड़ा सा लालच देना जरूरी हो गया है। अब देखिए अनुच्छेद 42 में कहा गया है मनोचित दशा में सरकारी सहायता। मनोचित दशा का मतलब कि अगर कोई महिला गर्भवती है ना, और वो कोई काम कर रही है, बेसिकली जैसे कोई किसी का काम कर रही है, अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसको गर्भ धारण के समय घर पे बैठाया जाए
और उस काम के बदले उसको पूरा वेतन दिया जाए महिला को। ये होता है मनोचित दशा में ना सरकारी सहायता, कि गर्भवती महिला को घर पे बैठाया जाए लेकिन उसके काम के बदले जो उसकी तनख्वाह है वह उसको दिया जाए। यह अनुच्छेद 42 में कहा गया है। अनुच्छेद 43 में कहा गया है निर्वाह योग मजदूरी, यानी कि आप किसी व्यक्ति को इतना पैसा दीजिए कि उसका जीवन यापन हो सके। सपोज आप किसी व्यक्ति से 10 घंटे काम करा रहे हैं और आप उसको दे रहे हैं 100 रुपये, तो वह उतने में तो एग्री करेगा, लेकिन वह कि आप सोचिए कि 10 घंटे के बजाय क्या 100 रुपये उचित है उसको देना? नहीं, 100 रुपये उचित ही नहीं, क्योंकि 100 रुपये तुरंत खत्म हो जाते हैं भैया। कम से कम उसको 10 घंटे के बदले में 300 400 ऐसे दे दो तो कुछ चलता है। यानी कि इतना पैसा आप लोगों को किसी की मजदूरी के लिए देना चाहिए कि उसका जीवन यापन हो सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 43 में कहा गया है, 43 के क में कहा गया है कि कोई भी उद्योग है, कोई भी कंपनी है, कंपनी किसी एक व्यक्ति से नहीं चलती है, बल्कि कंपनी में सबकी भागीदारी बराबर होती है। यानी कि कंपनी में मजदूर से लेकर के मालिक तक की भागीदारी क्या होगी? इक्वल होती है। यह अनुच्छेद 43 के क में कहा गया है। अनुच्छेद 43 के ख में कहा गया है सहकारिता, जैसे समूह वाला हो गया, स्वयं सहायता समूह यहाँ पे हो गया, तो सहकारिता को इसमें बढ़ावा दिया गया है अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि यूसीसी समान सिविल संहिता, सबके लिए विवाह का प्रावधान, सबके लिए तलाक का प्रावधान एक होना चाहिए। अभी कुछ समय पहले यूसीसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा बहुत ही ट्रेनिंग में टॉपिक था, यूसीसी क्या है, ये हुआ प्लान का। तो अनुच्छेद 44 में यूसीसी में कहा गया है कि कोई भी अगर राज्य है तो वह अपने राज्य में यूसीसी कानून को लागू कर सकती है, यानी कि समान सिविल संहिता को लागू कर सकती है। इसके तहत सभी धर्मों के, चाहे वो धर्म हिंदू हो, चाहे वो धर्म मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी धर्मों में विवाह इक्वल रूप से होंगे, सभी धर्मों में तलाक इक्वल रूप से होंगे, सभी धर्म इक्वली वहाँ पे डिफाइन किए जाएंगे। यह अनुच्छेद 44 में कहा गया है। लीजिए आप लोग इसके एक स्क्रीनशॉट, हम लोग अनुच्छेद 45 से लेकर के 51 तक के बारे में चर्चा करते हैं। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को जानने को मिलेगा राज्य के नीति निर्देशन तत्व के अनुच्छेद 45 से 51 तक के बारे में। ठीक है, तो आप लोग धीरज से पढ़िए। अनुच्छेद 44 में हम लोगों ने यूसीसी के बारे में पढ़ा, जिसमें समान विवाह का नियम होगा, समान तलाक का नियम होगा, सभी जाति धर्म के लोग इक्वली तरीके से कोई भी क्रियाकलाप कर सकेंगे। ये अनुच्छेद 44 में कहा गया है, यूसीसी के दायरे में लेकर के, यानी कि समान सिविल संहिता को लेकर कहा गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 45 की, तो अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि बच्चे के जन्म से लेकर के, जैसे जब बच्चे का जन्म हुआ उस स्थिति से लेकर के बच्चा जब तक 6 वर्ष तक नहीं हो जाता है, यानी कि 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों का राज्य सरकार उसके स्वास्थ्य को लेकर के कुछ ना कुछ वहाँ पे उपलब्ध कराएगी। तो वहाँ पे 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों को राज्य सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी। यह अनुच्छेद 45 में कहा गया है। और अनुच्छेद 21 आप लोगों को अगर याद होंगे तो अनुच्छेद 21 के क में कहा गया है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिए जाएंगे। जो भी वहाँ पे ना बच्चे होंगे 6 से लेकर 14 वर्ष तक के, उन लोगों को सरकारी स्कूल में फ्री में पढ़ाया जाएगा। यह आया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में, और इसको 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है। अनुच्छेद 46 में कहा गया है SC ST OBC, ये 3 जाति SC ST OBC कास्ट में जितने भी लोग आते हैं उन सब के लिए एक विशेष प्रावधान, विशेष छूट यहाँ पे दी जाएगी, चाहे वो नौकरी में हो, किसी भी क्रियाकलाप को करने में हो, इन सब के लिए कुछ विशेष आरक्षण यहाँ पे दी जाएंगे। ये अनुच्छेद 46 में कहता है। अगर कोई राज्य नहीं देता है तो आप उस पर केस नहीं कर चाहिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कोई नहीं राज्य देता है तो आप उस पर केस नहीं कर सकते। कोई राज्य जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे को या फिर बच्चियों को कोई व्यवस्था नहीं दे रहा तो आप उस पर केस नहीं कीजिएगा। हाँ, भले आप उसको वहाँ पे गलत ठहरा सकते हैं ये, लेकिन हाँ अगर देश लेवल पे हो तो गलत नहीं है, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ सोच करके राज्य की स्थिति को देख करके वह नियम वहाँ पे नहीं अपनाया होगा। ठीक है, और अनुच्छेद 46 में कहा गया है SC ST OBC के लिए विशेष प्रावधान। अगर आप लोगों को अनुसूची 5 याद होगी, अनुसूची 5 आप लोगों को अगर याद होंगे तो वहाँ पे अनुसूची 5 में ही कहा गया है कि वहाँ पे जो हमारी SC ST है उन लोगों को विशेष आरक्षण दिया जाए, विशेष छूट दिया जाए। ठीक है, ये अनुसूची 5 में कहा गई है। अगर आप लोगों को अनुसूचियाँ नहीं पता है तो आप लोग उसके लिए अगले वीडियो में पूरी अनुसूची के बारे में बता देंगे। अनुसूची बेसिकली 12 है,
मूल संविधान में मूल अनुसूचियों की संख्या 8 थी, इधर 4 को बढ़ गया है, पता ना कहाँ से सब बढ़ा देता है याद करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सब बढ़ गया है। और अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि सरकार जो है वो अपने राज्य में चाहेगी तो शराबबंदी कर सकती है, किसी नशे पर रोक लगा सकती है और बढ़िया बढ़िया खाना उपलब्ध कराएगी, यानी कि पोषा युक्त खाना उपलब्ध कराएगी राज्य के निवासियों के लिए, जैसे राशन वगैरह हो गया ना, शराबबंदी हो गया। अभी तो बिहार में शराब बंद है, तो बिहार में शराब बंद है लेकिन यूपी में शराब शुरू है। तो अब देखिए, अब बिहार में शराब बंद है लेकिन यूपी में शराब शुरू है, तो अगर यूपी की सरकार चाहेगी तो यूपी में भी सरकार को यानी कि शराब को बंद कर सकती है, लेकिन बिहार की सरकार चाही तो उसको बंद कर दे। इसमें क्या है, ये डिपेंड करता है राज्य सरकार पे कि वह उस एक्शन को, भाग 4 में लिखे गए बातों को कितने अच्छे तरीके से फॉलो करता है भविष्य को देखते हुए। ठीक है, तो शराबबंदी की धारा, शराबबंदी का अनुच्छेद 47 यहाँ पे। अनुच्छेद 48 में कहा गया है, ये थोड़ा सीक्वेंस ना अलग अलग हो गया है। तो अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि सरकार जो है जितने भी दूध देने वाले पशु हैं, जैसे गाय हो गए, भैंस हो गए ना, और इन सब के हत्याकांड पे रोक लगाएगी, ये अनुच्छेद 48 में कहा गया है। लेकिन अदर स्टेट में क्या कीजिएगा, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, अदर भी स्टेट जितने भी हैं, उन सभी स्टेट में गाय को, भैंस को, जो दो लोग दूध नहीं देते हैं जानवर, उसको लोग सड़कों पे छोड़ देते हैं, कसाई को बेच देते हैं, उनकी भी मजबूरियां हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, इसके लिए सरकार कोई कड़ा एक्शन नहीं ले पा रही है। गाय हमारी माता है, फिर भी लोग उसका दूध को यूज करके उसको लोग बेच देते हैं। अगर राज्य सरकार चाहेगी तो वो उनके ना बेचने पे पाबंदी लगा सकती है। ठीक है, तो ये कहा गया है कि जो भी पशु हैं दूध देने वाले हैं, बकरा है, बकरी है, गाय है, भैंस है, तो उनकी अगर हत्या पर वहाँ पे प्रतिबंध लगा सकती है। यह अनुच्छेद 48 में कहा गया है। अनुच्छेद 48 के क में कहा गया है वन्य जीवों की रक्षा करेगी। जंगलों में जितने भी जानवर हैं उन सब के लिए सरकार जो है, राज्य की सरकार जो है वो बड़ा कड़ा एक्शन लेगी। यह अनुच्छेद 48 के क में कहा गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 48 के क में कहा गया है तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के दौरान, 1976 के दौरान यहाँ पे कहा गया है। 1976 के दौरान ही यहाँ पे राज्य सूची की 5 विषयों में से एक विषय था वन्य जीव, उसको हटा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। और यह वही वाला बात है, इसको हम लोग अनुच्छेद 48 के क में पढ़ने को मिला है। अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राज्य की जो सरकार है वो देश की धरोहर हो चाहे राज्य की धरोहर हो ना, उसकी रक्षा करेगी। जैसे राष्ट्रीय स्मारक, पटना का गोलघर हो गया, दिल्ली का लाल किला हो गया, और मुंबई की सरकार है तो गेटवे ऑफ इंडिया को बचा सकती है, दिल्ली की सरकार है तो इंडिया गेट को बचा सकती है, कलकत्ता की सरकार है तो विक्टोरिया मेमोरियल को बचा सकती है। मतलब कि जितने भी बड़े बड़े ऐसे भवन हैं, ऐसे जगह हैं जो कि राष्ट्र की धरोहर को, राज्य की वहाँ पे दृष्टि को बहुत ही ऊंचे लेवल पर लेकर जाती है, तो वहाँ पे उसको बचा सकती है। जैसे आगरा का ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, बड़े बड़े ऐसे भवन, बड़े बड़े इमारत जो कि उस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं, उसको सरकार चाहेगी तो उसकी रक्षा कर सकती है, और नहीं करेगी तो क्या करेगी, कुछ नहीं होगा, लोग ईंटा को कबाड़ के ले गए हैं वहाँ से। ठीक है, और अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका को विधायिका से अलग किया जाए। अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हुए, नहीं, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाए। आप लोगों के लिए 3 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, एक हो गया विधायिका, एक हो गया कार्यपालिका, और एक हो गया न्यायपालिका ना। विधायिका को हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका को ना एक्सिक्यूटरी यानी कि एग्जीक्यूटर, एंड न्यायपालिका को ना जुडिशियरी। तो जो कानून बनाता है, जैसे देश में अगर नोटबंदी करनी है तो नोटबंदी से संबंधित कोई भी कानून बनाना पड़ेगा, तो जो भी कानून बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं विधायिका। क्या बोलते हैं? विधायिका। और बनाए गए कानून पर जो काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्यपालिका। और जो सजा को सुनाता है, न्याय करता है, जैसे जज वगैरह हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गए, उसको हम लोग बोलते हैं न्यायपालिका। तो जो कानून बनाएगा विधायिका, जो कानून को फॉलो करेगा कार्यपालिका, और जो यहाँ पे कोर्ट से संबंधित ना मुकदमे से संबंधित काम करेगा उसको हम बोलते हैं न्यायपालिका, यानी कि जुडिशियरी। जुडिशियरी हो गया ये वाला हो गया एग्जीक्यूटिव। सभी कंपनियों का, बड़े बड़े लोगों का एग्जीक्यूटिव बहुत ही तगड़ा होता है। ठीक है, तो आप लोग भी अपने एग्जीक्यूटिव को तगड़ा रखिए। और अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि देश जो है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देगा।
जैसे अगर देश में अंतर्राष्ट्रीय अशांति है तो उसको देश सोचेगा कि वह बंद हो जाए, न कि वो चालू ही रहे, क्योंकि अगर चालू रहेगी तो पूरी दुनिया को उससे घाटा होगी। ठीक है, सपोज अगर भारत पर भारत देश से किसी से हमला हो जाता है या फिर किसी से युद्ध होने लगता है, तो जो सामानें भारत से विदेश में जाने वाली होती हैं वे रुक जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे युद्ध का माहौल हो जाएगा। और जो सामानें युद्ध विदेश से भारत में आने वाली होती हैं वो भी रुक जाएंगी, क्योंकि युद्ध के माहौल में, जैसे आपके घर में झगड़ा हो रहा है तो आप न किसी को कहिएगा कि जा करके कोई चीज़ कीन करके लाओ, यानी खरीद करके लाओ, और ना आप दूसरे जो लोग आपके यहाँ बेचने आएंगे आप उनसे भी नहीं खरीदिएगा। जब आप अकेले नहीं खरीदिएगा तो देश का मैटर समझिए कितना बड़ा बवाल हो जाएगा वहाँ पे। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा दिया जाएगा, अनुच्छेद 51 में कहा गया है। और अनुच्छेद 51 के तहत ही भारत यूएनओ का सदस्य बना था, यानी कि मेंबर बना था अनुच्छेद 51 के तहत। तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरे अनुच्छेद याद हो गए होंगे, एक बार इसको रिपीट करते जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि नीति निर्देशन तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि यह न्यायालय द्वारा ना परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि आप इसको न्यायालय में अगर कोई राज्य आपकी नीति निर्देशन तत्व में लिखी गई बातों को नहीं दे रहा है तो आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते उसके खिलाफ। ठीक है, अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि लोक नियोजन की अभिवृत्ति, यानी कि सरकार आपको राशन वगैरह ये सब आपको देगी। ठीक है, राशन वगैरह ये सब आपको देगी। अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि समान काम के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 के क में कहा गया है निःशुल्क विधि सहायता 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 40 में कहा गया है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 में कहा गया है ना कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सब हो गया। अनुच्छेद 42 में कहा गया है मनोचित दशा में सरकारी सहायता। ठीक है, और मतलब गर्भवती महिला को काम न किया जाए लेकिन काम के बदले में उसको पूरा पैसा दिया जाएगा, उसका पैसा नहीं काटा जाएगा। और अनुच्छेद 43 में कहा गया है निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी कि आप किसी व्यक्ति को इतना पैसा दीजिए कि वह अपने जीवन को निर्वाह तरीके से, यानी कि अच्छे तरीके से निर्वाहित कर सकता है। अनुच्छेद 44 में कहा गया है यूसीसी के बारे में। अनुच्छेद 45 में कहा गया है जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों को राज्य सरकार बढ़िया खाना उपलब्ध कराएगी, स्वास्थ्य को लेकर के उसको देखभाल करेगी। अनुच्छेद 46 में कहा गया है यहाँ पे कि SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि सरकार जो है वह शराबबंदी करेगी और बढ़िया खाना राज्य के लिए उपलब्ध कराएगी। अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि जो भी पशु हैं जो दूध देने वाले हैं, जैसे गाय वगैरह, भैंस वगैरह, ये सब, उन सब के हत्याओं पर रोक लगाएगी राज्य सरकार। और अनुच्छेद 48 के क में ही कहा गया है कि वन्य के जीवों को न मारा जाए, यानी कि वन्य के जीवों को बचाने का प्रावधान अनुच्छेद 48 के क में। और यहाँ पे इसको कहा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976। अनुच्छेद 49 में कहा गया है राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करेगी सरकार। और अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाए। अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को सरकार बढ़ावा देगी। और साथ ही अनुच्छेद 51 के तहत ही हमारे जो भारत देश है, जो हमारा देश है, यह यूएनओ का सदस्य बना है। यूएनओ एक पश्चिमी संगठन है जो कि पश्चिमी देशों के लिए ही बना है, कह सकते हैं एक कोर्ट की तरह काम करता है। यूएनओ एक कोर्ट है जो कि पश्चिमी देशों के लिए, मतलब पश्चिमी देश जैसे फ्रांस वगैरह, इंग्लैंड, अमेरिका, इन सब देशों के लिए उसको बनाया गया है। बस भारत उसका मेंबर बन गया है अनुच्छेद 51 के तहत। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। एंड मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।